जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इनसाइड जीएस। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन ने बायोलॉजी का वन शॉट कर दिया कंप्लीट। आज हम केमिस्ट्री का वन शॉट करेंगे और आपको 12 बजे तक ये वीडियो मिल जाएगी और शाम को आज ही के दिन आपको मिल जाएगी इकोनॉमी की वन शॉट। तो बिना देरी करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करें केमिस्ट्री वन शॉट। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स बता देता हूँ। एक दो फैक्ट है। पहला फैक्ट कि जो एक वाटर का मॉलिक्यूल होता है ना, वाटर के मॉलिक्यूल, उसका सिंगल ड्रॉप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, उसमें इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जितने स्टार प्रेजेंट नहीं होते यूनिवर्स में। मतलब एक वाटर ड्रॉप में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो कि यूनिवर्स के अंदर स्टार नहीं होते, उनसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। पहला फैक्ट ये हो गया। दूसरा फैक्ट ये है कि जो गर्म पानी है वो ठंडे पानी से ज़्यादा जल्दी फ्रीज होता है, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखना। तो अब हम बात करें, अपनी केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पहले बात करेंगे सॉफ्ट ड्रिंक और हार्ड ड्रिंक में क्या डिफरेंस होता है। सॉफ्ट ड्रिंक वर्सेस हार्ड ड्रिंक, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। पहला पॉइंट, सॉफ्ट ड्रिंक होता नहीं, अपना नॉन अल्कोहलिक होता है। हार्ड ड्रिंक अपना अल्कोहलिक होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें CO2 डिजोल्व होता है, इसमें इथेनॉल होता है। अल्कोहलिक का तो इथेनॉल होगा, ऑब्वियस सी बात है। तीसरा पॉइंट, इसमें वाटर भी होता है, कैफीन भी होता है, और ये फर्मेंटेशन से बनता है। इसका एग्जांपल जो भी अपनी कोल्ड ड्रिंक्स है, जैसे ड्यू हो गई, कोका कोला हो गई, ये इसके एग्जांपल्स है। और इसका एग्जांपल हो गया अपना रम, वोदका, ये सारे हार्ड ड्रिंक होते हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक और हार्ड ड्रिंक में डिफरेंस हो गया। अब सेकंड डिफरेंस अपना सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सॉफ्ट वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन लेस होते हैं एंड हार्ड में ये ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस याद रखना। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, या आप कह सकते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीडेशन जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ना, वो ऑक्सीडेशन करते हैं। अब बात करते हैं रिडक्शन की। इसमें क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का इसमें लॉस, और इनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। जो अपना अब ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ, तभी इसको ऑक्सीजन मिली है यहाँ पे। और यहाँ पे इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना। ये हो गया अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एग्जांपल। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और कल बोला, राइटिंग का बोला गया था मुझे, बच्चों ने बोला कि सर राइटिंग अच्छी नहीं आ रही। राइटिंग देखो, नोट्स चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। टेलीग्राम का लिंक मैंने यूट्यूब पे लगा रखा है, तो मैं आपको पर्सनली नोट्स भेज दूंगा। पर अभी राइटिंग पे फोकस मत करो, आप समझो और जो मैं बोलूँ उसको लिख लो, बस यही तो बात है। दूसरा है, अब बात करते हैं अपन केमिकल रिएक्शन के टाइप की। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स की। फर्स्ट है अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, या दो रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल ले लो, जैसे दो में मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका एग्जांपल है। एक बात ध्यान रखना, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ना, इसको वाइट, ये वाइट पाउडर होता है, वाइट कलर का होता है। ये सीडीज का पीओ को ध्यान रखना। और जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है,
हाईली एक्सोथर्मिक। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। एक्सोथर्मिक वर्सेस एंडोथर्मिक। जो एक्सोथर्मिक है इसमें हीट रिलीज होती है और एंडो में हीट एब्जॉर्ब होती है, मतलब ये एनर्जी को यूज करता है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब नेक्स्ट है कि अपना मेटल है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल था वैसे तो। अब देखते हैं अपन, एक होता है, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या मेटल ऑक्साइड है अपना, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। अब क्या कैल्शियम ऑक्साइड जब अपन वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हीट। ये देखो, ये कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब अपन वाटर से मिलाते हैं तो क्या मिल गया? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, हीट रिलीज हो गया यानी एक्सोथर्मिक। इसको बोलते हैं अपन क्विक लाइन, इसको बोलते हैं सिलेक्ट लाइन। ये भी पूछा गया ध्यान में, ठीक है, सिलेक्ट लाइन। अगर अपन सिलेक्ट लाइन को कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर। जो ये अपना कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये देता है शाइनी फिनिश देता है वॉल्स के अंदर। अब अपन पीओपी पुट्टी करते हैं ना, तो जैसे अपन ने पुट्टी कर दी, पीओपी कर दी, इससे मतलब क्या किया जाता है, वाइट वाइट वॉशिंग में काम आता है, पुट्टी करने के काम आता है अपना सिलेक्ट लाइन। आज अपन ने पुट्टी कर दी तो कल या परसों ना वो क्या करेगा, जो एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनाएगा, उससे क्या है शाइनिंग सरफेस बनेगी उसकी। ठीक है, ये याद रखना। अब सेकंड अपनी रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि सिंगल रिएक्टेंट कई प्रोडक्ट में टूटता है। जिसका एग्जांपल ले लो अपन, फेरस सल्फेट को अपन हीट देंगे यानी ये एंडोथर्मिक हो गया। हीट देंगे तो एंडोथर्मिक हो गया ना। फेरस सल्फेट को हीट देंगे तो फेरिक ऑक्साइड में टूटेगा, SO2 गैस, SO3 गैस। जो अपना फेरिक ऑक्साइड है ना, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, एक चीज और याद रखना, ये क्या होता है, क्रिस्टल होता है फेरस सल्फेट का। ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। अगर अपन ने इसको हीट दे दी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, व्हाइट कलर हो जाएगा इसका। ठीक है, एक और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये किस में टूटता है पता है आपको? क्विक लाइम में टूटता है ये। बनता किससे है? सिलेक्ट लाइम प्लस CO2 से बनता है, पर टूटता है किसमें? क्विक लाइम में टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड में टूटता है। अगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग के द्वारा की जाती है तो उसको थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। अब एक दो रिएक्शन और बताते हैं तो इंपॉर्टेंट ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल भी हो। जो अपना लेड नाइट्रेट है, इसको अपन हीट देंगे तो ये टूटता है लेड ऑक्साइड में एंड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। जो अपना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, ये ब्राउन फ्यूम्स निकालता है, मतलब ब्राउन फ्यूम्स निकलती है इससे। ठीक है, पहला एग्जांपल ये। दूसरा, सिल्वर क्लोराइड टूटता है सिल्वर में, क्लोरीन में। सिल्वर ब्रोमाइड टूटता है सिल्वर में, ब्रोमीन में। तो ये जो दोनों रिएक्शन है ना, ये ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी के लिए की जाती है। और जो ये अपना सिल्वर है ना, ये क्या है, ग्रे कलर का होता है, ये व्हाइट कलर का होता है। ये याद रखना, पूछे जाते तभी बता रहा हूँ। अब थर्ड अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कॉपर सल्फेट है, आयरन, क्या बना दिया? आयरन सल्फेट। अब यहाँ पे क्या किया, आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे अब इसने एक नहीं रिप्लेस किया है। ठीक है, तो इसने रिप्लेस क्यों किया? क्योंकि जो आयरन है ना अपना ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। यहाँ पे रिएक्टिव का नाम लेते मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, फिर बाद में भी इसी क्लास में एक बार आगे बताऊंगा।
रिएक्टिविटी सीरीज से 2-3 बार, मतलब हर एक 2 साल छोड़ के क्वेश्चन आता था, तो ये याद रखना। रिएक्टिविटी सीरीज सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटासियम, देन सोडियम, तभी इन दोनों को केरोसिन ऑयल में केप्ट करके रखा जाता है, इतने रिएक्टिव होते हैं। फिर बेरियम, फिर अपना कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर कार्बन, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर निकल, फिर टिन, देन अपना लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अपना मरकरी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ये याद रखना, ये मेटल का एक एक्सेप्शन है, वो अपन आगे भी पढ़ेंगे, पर मैंने आपको अभी भी बता दिया। ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये रिएक्टिविटी सीरीज जरूर याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। हाँ, अब इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, तो वो लेते हैं लेड नाइट्रेट होता है, ठीक है ना, प्लस में पोटाशियम आयोडाइड टूटता है लेड आयोडाइड में, प्लस में पोटाशियम नाइट्रेट में, जो कि ना डिस्प्लेसमेंट डबल, ये लेड को रिप्लेस किया पोटाशियम ने, क्योंकि क्या पोटाशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए। अब मैंने यहाँ पे बताया लेड आयोडाइड, जो अपना ये लेड आयोडाइड आयोडाइड होता है, ये येलो कलर का होता है, ठीक है। अपने जो भी ये हो गया अपना केमिकल रिएक्शन कंप्लीट। अब जो भी मैंने कंपाउंड बताया ना, उनका कलर बताया, मैं सभी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहला था मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका क्या था, वाइट कलर था, यानी वाइट पाउडर। दूसरा फेरस सल्फेट क्रिस्टल, FeSO4 7 वाटर, ये था ग्रीन कलर का, हीट देने पे व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो रहा था, याद रखना। फिर था फेरिक ऑक्साइड, रेडिश ब्राउन कलर का था, ये किस कलर का था, रेडिश ब्राउन कलर का। कॉपर ऑक्साइड, ये ब्लैक कलर का होता है। सिल्वर क्लोराइड, ये बताया था मैंने, ये भी क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, पर जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो ये ग्रीनिश ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की फ्यूम होती है ब्राउन कलर की। लेड ऑक्साइड अभी अपन ने देखा है येलो कलर का, येलो कलर का। ये हो गया अपना कंप्लीट। अब रेंसिडिटी होता है, रेंसिडिटी क्या होता है कि जैसे अपन चिप्स का पैकेट उसको खोल लिया, तो अपन उसको छोड़ दें तो वो चिप्स गीली हो जाती है थोड़ी सी, उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। तभी उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसमें क्या होता है, जब फैट और ऑयल है ना ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और वो रेंसिड हो जाते हैं, उनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इसलिए जैसे चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, वो अपने को ऑक्सीडेशन से बचा देती है, ठीक है। अब बात करते, ये हो गया अपना केमिकल रिएक्शन, इतना ही था, ठीक है। अब बात करते हैं एसिड बेस सोल्ट की, नेक्स्ट चैप्टर, एसिड बेस सोल्ट। इसमें एसिड बेस, नेक्स्ट में सोल्ट। अब पहले डिफरेंस देखते हैं एसिड वर्सेस बेस। जो एसिड होता है वो क्या करता है, डोनेट करता है H प्लस आयन को, ये डोनेट करता है OH नेगेटिव को। दूसरी बात, इनका टेस्ट सोर होता है, यानी खट्टे होते हैं, तीखे होते हैं, और ये बिटर इनका टेस्ट होता है। ये लिटमस को चेंज करते हैं रेड में, ये करते हैं ब्लू में, ठीक है। ये मेन मेन चीज़ थी। ये स्लिपरी भी होते हैं, सोपी भी होते हैं, ठीक है। एक अपन ने नाम सुना होगा अल्काली बेस। अल्काली बेस उन बेस को बोला जाता है जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, उनको अल्काली बेस बोला जाता है। और एक बात याद रखना, वाटर दोनों तरह से एक्ट करता है, एसिड के जैसे भी एंड बेस के जैसे भी। वेट ए मिनट, मैंने बताया था कि वाटर है ना एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करता है। अब जो अपना रेन वाटर वो भी एसिडिक होता है। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, जब एसिड और बेस मिलते हैं तो सोल्ट बनाते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब मैं आपको पीएच पीएच स्केल के बारे में बता देता हूँ। ये 0 से 14 होती है, और मैं कुछ आपको लिखवा रहा हूँ, वो याद रखना, वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो अपना टीएस, उनका पीएच होता है 6.5 से
7.5। लेमन जूस का होता है 2 से 3। ऑरेंज का होता है 3.4। विनेगर 7.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 8 से 9। पैनक्रियाटिक जूस 8.1। स्टमक का होता है 2। सॉफ्ट ड्रिंक जो अपने पड़ा उनका 3 से 4 होता है। एप्पल का 3 होता है। कॉफी 4 से 5। यूरिन का पीएच होता है 4 से 8 के बीच में। सलाइवा का होता है 6.5 से 7.5 के बीच में। स्किन का होता है 5 से 6। स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है 6 से 7। मिल्क का होता है 6 से 7। बनाना 4। ये याद रखना, पीएच पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अब एक होता है HF नाम का एसिड होता है, इसको वीक एसिड भी बोलते हैं। इसका नाम है हैफनियम। ये सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, याद रखना, तब बता रहा हूँ मैं अलग से। हार्मफुल। जो अपना टूथपेस्ट है वो बेसिक नेचर का होता है, तभी अपन उठते ही सुबह टूथपेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि अपने मुंह के अंदर है ना, माउथ के अंदर एसिडिक माहौल होता है, तो उसको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए अपन टूथपेस्ट करते हैं, क्योंकि वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, अब ये याद हो गया ना आपको कि ये याद करना अभी जरूरी है ये, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेचुरल इंडिकेटर की, जो जैसे बताते हैं कि ये एसिड है, ये बेस है। इंडिकेटर 3 टाइप के होते हैं: नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें नेचुरल इंडिकेटर की। इसमें आ गया अपना चाइना रोज। ठीक है, फिर आता अपना लिटमस। ये तो पता ही है आपको, फिर भी लिख ही दिया मैंने। टर्मरिक। अगर एसिड होगा तो ये क्या रिएक्ट करेंगे, बेस होगा तो ये क्या रिएक्ट करेंगे। जो चाइना रोज है, अगर एसिड हो ना तो वो उसका कलर होता है डार्क पिंक, और बेस तो उसका कलर होता है ग्रीन। अगर चाइना रोज को आप एसिड में डुबाओगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा डार्क पिंक में, और बेस में डुबाओगे तो ग्रीन में। लिटमस का तो आपको पता ही है। टर्मरिक अगर एसिड में डुबाओ तो येलो कलर, यानी नो चेंज, क्योंकि टर्मरिक येलो कलर की होती है, यानी नो चेंज होगा कलर में। अगर बेस में डुबाओगे तो रेडिश कलर हो जाता है टर्मरिक का। लिटमस क्या होता है? पर्पल डाई होती है। मैं इसके बारे में बता देता हूँ वैसे थोड़ी बहुत। पर्पल डाई होता है जो कि अपने को लाइकन से मिलता है। लाइकन क्या होता है? एक थैलोफाइटा होता है, ये बायोलॉजी का है, ठीक है, थैलोफाइटा। अब नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडिकेटर, जो अपन बनाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है फिनेप्टोलिन, एंड देन मिथाइल ऑरेंज। एसिड में ये क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, और बेस में ये देते हैं पिंक कलर। फिनेप्टोलिन कलरलेस ही होता है, एसिड में डालेंगे तो नो चेंज, और बेस में डालेंगे तो पिंक कलर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है ऑरेंज जैसा। तो एसिड में डालते ही रेड कलर देते हैं, बेस में डालते ही येलो कलर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, इसका पहला गया ओनियन, क्लोव ऑयल, वनीला। अगर अपन एसिड में मिलाएंगे तो इसमें क्या, कोई भी चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन स्मेल, नो चेंज, नो चेंज, तीनों में कोई भी चेंज नहीं होगा स्मेल में। ठीक है, मतलब स्मेल आएगी, नो चेंज मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर बेस में डुबाएंगे तो तीनों ही अपनी स्मेल खो देंगे। ठीक है, अगर अपन ओनियन, क्लोव ऑयल, वनीला को एसिड में डुबाएंगे तो ये स्मेल देंगे, मतलब इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा। अगर हम इनको बेस में डुबाएंगे तो ये अपनी स्मेल को खो देंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर एसिड और बेस को अपन मिलाएंगे तो बनता है साल्ट, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस में बनाएंगे तो न्यूट्रल सोल्ट, वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस में बनाएंगे तो बेसिक सोल्ट बनेगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग सोल्ट बनेगा, एसिडिक सोल्ट बनेगा, सॉरी। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है। अब दो चीज और होती है, ल्यूइस बेस एंड ल्यूइस एसिड। ल्यूइस बेस क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं,
लीविस एसिड बोलते हैं हमें दे दो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को वॉन्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया NH3H2O क्लोरीन। इसका एग्जाम्पल हो गया अपना AlCl3 BF3 H पॉजिटिव, ठीक है ये। अब दो चीज और होती है, कैटाइन अनाइन। कैटाइन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये डोनर होते हैं। एनाइन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये एक्सेप्टर होते हैं। अब मैंने अल्काली बेस बताया था, ऐसे होता है अल्काली मेटल। अल्काली मेटल वो होती है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होती है, इनको अपन नाइफ से भी कट कर सकते हैं। इनका एग्जाम्पल अपना लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबोडियम, सीजियम, फ्रैंकेनियम, ठीक है। तो ये अपना होता है यहाँ पे अल्काली मेटल भी हो गया, ठीक है। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो भैया आप गूगल पे भी कर सकते हो, इनका समझाने वाली कोई चीज़ है नहीं। हाँ, एक चीज़ समझाने वाली चीज़ है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, वो अपन आगे भी रिएक्शन में भी पढ़ेंगे, पर अभी बता देता हूँ मैं। जब आप एसिड को मेटल से मिक्स करोगे तो ये सोल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। एसिड को मेटल से करोगे तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं, और बेस को जब आप मेटल से मिक्स करोगे तो तब भी ये सोल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। ये याद रखना आप, ठीक है। एसिड को जब मेटल से मिक्स करो तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस, और बेस को जब मेटल से रिएक्ट करोगे तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस। अगर मेटल ऑक्साइड को एसिड से मिलाओगे तो क्या देंगे, सोल्ट और वाटर, इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती, ये आप याद रखना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन, कुछ एक पीएच और है कि वो भी बता देना। बैटरी का होता है 0, स्टमक एसिड 1 होता है, लेमन 2 बता चुका हूँ मैं, टोमेटो जूस 4, मिल्क 6, प्योर वाटर का 7 होता है, बेकिंग सोडा का 9 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बता चुका हूँ 10 होता है, अमोनिया का 11 होता है, सोप का 12 होता है, ब्लीच का 13 होता है। अब एक टर्म आती है टूथ डके डिके। टूथ डिके स्टार्ट कब होता है, जब अपनी माउथ का पीएच लोअर देन 5.5 होता है, तभी तो सुबह उठते अपन टूथपेस्ट करते हैं क्योंकि न्यूट्रल हो जाए वो, ये याद रखना। और जो अपन ने मैंने बताया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये आंट एसिड के भी तरह यूज होता है। टूथ इनेमल, जो अपना टूथ इनेमल होता है वो बना होता है कैल्शियम हाइड्रो हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये क्या होता है, ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है कैल्शियम फॉस्फेट की, ठीक है, ये याद रखना। अब मैं कुछ आपको एसिड बताता हूँ, वो कहाँ से अपने को मिलती है वो याद रखना, ये पूछा गया है, पूछा भी जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है अपने को आंवला से। एसिडिक एसिड मिलता है अपने को विनेगर से। ऑक्जेलिक एसिड मिलता है अपने को टोमेटो, स्पिनाच, कैबेज से। मालिक एसिड ये मिलता है अपने को एप्पल से। लैक्टिक एसिड ये तो पता है कर्ड और मिल्क से मिलता है। एंड सिट्रिक एसिड जो सिट्रस फ्रूट में ऑरेंज और लेमन, टार्ट्रिक एसिड ये मिलता है अपने को ग्रेप्स, टेमारिंड, मैंगोज, इनसे मिलता है। फॉर्मिक एसिड यानी मिथेनोइक एसिड ये मिलता है अपने को आंट की स्टिंग से, नेटल से, एंड बीज से। ये तो अपने एसिड। कुछ मेटल होते हैं वो, सॉरी बेस होते हैं वो भी पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है लाइम वाटर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर के लिए काम आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड सूप में होता है, सोप में, साबुन में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये यहाँ पे अपना एसिड और बेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्ट। क्या करेंगे, अब अपन साल्ट करेंगे आगे। सोल्ट, सोल्ट बनता है एसिड और बेस से। तो आपने कभी सुना हो जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, इनके बारे में सुना हो? पहले अपन इनके बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, फिर लास्ट में आपको सोल्ट के कुछ क्रिस्टल बता दूं, वो पढ़ लेना बस काफी है। तो ब्लीचिंग पाउडर देखते हैं सबसे पहले। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, जो अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, जब अपन उसको क्लोरीन से मिलाएंगे तो बनता है अपना CaOCl2 प्लस में वाटर, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन से मिलाते हैं तो अपने को मिलता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका क्या केमिकल फॉर्मूला नेम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर किसमें काम आता है? ये डिसइंफेक्ट की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और ये पेपर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है। डिसइंफेक्ट की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने बेकिंग सोडा की। जब सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया से मिलता है तो बनाता है अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। जो ये है ना अपना, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा। ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है, और ये एडिबल एसिड है, और ये बेकिंग पाउडर में चेंज भी हो जाता है। तो सॉरी, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2 NaSCO3 बेकिंग सोडा का। अब बात करते हैं अपन वॉशिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10 क्रिस्टल ऑफ वाटर। ये किसके लिए यूज किया जाता है? जो परमानेंट हार्डनेस वाटर है ना, उसकी उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है ये। तो ये हो गया अपना वॉशिंग सोडा। कॉपर सल्फेट, एक चीज बताता हूँ मैं आपको। कॉपर सल्फेट के 5 वाटर मॉलिक्यूल को इसको बोला जाता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट पॉइंट सॉरी CuSO4+.5 वाटर मॉलिक्यूल, इसको बोलता है कॉपर सल्फेट। इसको ब्लू स्टोन के नाम से भी जाना जाता है, एंड ब्लू विट्रियोल। डन। एक जिप्सम का फॉर्मूला भी याद रखना अभी। कोप CaSO4.2 वाटर मॉलिक्यूल, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है? आधा वाटर मॉलिक्यूल होता है, यानी CaSO4.5 वाटर मॉलिक्यूल। लास्ट अपना बोरेक्स। इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10 वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या होता है? वॉशिंग सोडा, जब अपन वॉशिंग सोडा यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड नोन एज बोरेक्स, मतलब बोरेक्स के फॉर्मेशन के लिए वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। ये कलरलेस होता है, जो कि वाटर के अंदर डिजोल्व होकर बेसिक सोल्यूशन आता है। ये व्हाइट कलर का होता है, पाउडरी होता है, जो बोरोन, ऑक्सीजन, सोडियम एंड हाइड्रोजन से बना होता है। ये बोरेक्स के बारे में याद रखना। तो मैं आपको कुछ कॉमन हाइड्रेटेड सोल्ट के बारे में बता देता हूँ। पहला, कॉमन हाइड्रेटेड सोल्ट, इनके आपको केमिकल नेम याद रखने हैं, ठीक है। पहला है CuSO4.5 वाटर मॉलिक्यूल, इसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लू बिट्रियल और ब्लू स्टोन। इसका केमिकल नेम है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। अब है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसको बोलते हैं व्हाइट विट्रियोल, ठीक है। फिर अपना फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, यानी FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। बस ये याद रखना। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जिसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, जिसको बोलते हैं व्हाइट विट्रियोल। आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल। आपने प्लेटिनम का नाम सुना होगा रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लास्ट में। ये क्या होती है? प्रीशियस मेटल होती है, और ये गोल्ड से भी ज्यादा रेयर होती है, गोल्ड से भी ज्यादा रेयर होती है। अब यहाँ से मैं आपको करंट से रिलेट करता हूँ। इस साल जीएसटी कितनी है प्रीशियस मेटल पे? 3%। ये अपना इकोनॉमी में भी आता है, करंट अफेयर में आता है, ये याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं मेटल के बारे में।
मेटल। मेटल क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं। ठीक है, इनमें तीनों बता दो क्या मतलब होता है, पर मैं पहले इसकी प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये एंड है, इंफिनिटी नहीं, सॉरी, एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। शाइनी होते हैं ये। बेस्ट कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, डेंस होते हैं। अब मैंने बोला मेलिएबल। मेलिएबल क्या होता है कि जब अपन मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं मेलिएबल। इसका बेस्ट एग्जांपल है गोल्ड। फिर बोला मैंने डक्टाइल। सोनरस बोला, उसमें मतलब क्या होता है कि सोनरस में अब मेटल, जैसे स्कूल में घंटियां होती थी, अपन उसको बजाते थे, आवाज कितनी प्रोड्यूस करता था, वो मेटल की नहीं होती थी। वो सोनरस प्रॉपर्टी है। डक्टाइल, डक्टाइल क्या होता है, तो मेटल को अपन वॉइड में कन्वर्ट करते थे। इसका भी बेस्ट एग्जांपल गोल्ड है। अपन 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं 1 ग्राम गोल्ड से। इसको बोलते हैं डक्टाइल। मेटल कोरोजिव भी होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन मेटल के बारे में। मैंने इनको कोरोजिव बोला, तो यानी ये नॉन कोरोजिव हो गया। ये शाइनी सर्विस नहीं देते। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, क्योंकि इनका हाई होता है, लो होता है। ठीक है, ब्रिटल इन नेचर, आसानी से टूट जाते हैं। और पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। मैंने बोला बेस्ट कंडक्टर। बेस्ट कंडक्टर में याद रखना सिल्वर सबसे बेस्ट होता है, फिर कॉपर एंड फिर एल्यूमिनियम। ठीक, अब कुछ एक्सेप्शन के बारे में बात कर लेते हैं मेटल एंड नॉन मेटल के। पहला, मेटल क्या होता है? सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, पर इसका मर्करी एक्सेप्शन है, जो कि लिक्विड होता है। ये भी क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, पर इनका भी ब्रोमाइन, जो नॉन मेटल है, ये भी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। दूसरा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। मेटल क्या होते हैं? लस्टरस। नॉन मेटल क्या होता है? नॉन लस्टरस। पर नॉन मेटल का एक एक्सेप्शन है, आयोडीन, जो कि लस्टरस होता है। और मेटल क्या फॉर्म करते हैं? कैटाइन। और ये क्या करते हैं? एनायन को फॉर्म करते हैं। एक्सेप्शन तो मैंने कुछ बताया नहीं, बस ये एक बताया, अब बता देता हूँ। लेड एंड मरकरी क्या होते हैं? पूर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, जो कि मेटल होते हैं। लेड एंड मरकरी क्या होते हैं? पूर कंडक्टर होते हैं। वहीं अपन बात करें ग्रेफाइट की, जो कि नॉन मेटल होता है, ये गुड कंडक्टर होता है। दूसरी बात, जो अपने अल्काली मेटल होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इनको अपन नाइफ से कट कर सकते हैं। मैंने ये बताया था कि मेटल हार्ड होते हैं, पर इसका अब नॉन मेटल का एक्सेप्शन क्या है? डायमंड, जो कि नॉन मेटल होता है, एलोट्रोप होता है कार्बन का, वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, ये भी एक्सेप्शन हो गया। मर्करी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर भी, ये मैंने बता ही दिया है। अब मैं बताता हूँ मेटलोइड। मेटलोइड क्या होता है कि ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। ये मेटल एंड नॉन मेटल से बना होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों को काम करता है। इसमें मिक्स प्रॉपर्टी होती है। इसके एग्जाम्पल है अपना बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पोलोनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। अपन इसका ना एक बार ये कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, फिर अपन फैक्ट में आएंगे ना कि मतलब जो कौन सा एलॉय है मेटलोइड किस किस में काम आते हैं, वो अपन लास्ट में करेंगे। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। पहला है मेटल जब हवा में, मेटल इन एयर। इसमें क्या होता है कि मेटल क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और मेटल कॉपर मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, मेटल क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, तो इसलिए मैंने इसका एग्जांपल लिख दिया सीधा। अब कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड, जो कि क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। और जो मेटल, ये क्या अपना मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, मतलब वाटर में नहीं मिलते हैं। और इनका कलर नेचर क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर होते हैं। मेटल जब एयर में होते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि वाटर सोल्यूबल नहीं होते और बेसिक नेचर के होते हैं। अब मैंने बताया था रिएक्टिविटी सीरीज के टाइम पे भी, कैल्शियम, सॉरी, पोटाशियम और सोडियम ऐसे मेटल है जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए उनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। और वहीं उनका उल्टा गोल्ड और सिल्वर वो क्या होते हैं? नॉन रिएक्टिव होते हैं, नोबल गैस भी, लाइक नोबल गैस। गोल्ड एंड सिल्वर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, तो ये ओपन पड़े रहते हैं।
मैंने मेटल का बता दिया। अब बात करता हूँ नॉन मेटल। जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? नॉन मेटल ऑक्साइड। ये क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं वाटर में और एसिडिक नेचर होता है इनका। अब कुछ एम्फोटोरिक ऑक्साइड भी होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इनके एग्जाम्पल बताऊंगा, वो याद रख लेना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो कि दोनों एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शोज करते हैं, जो शोज करते हैं एसिडिक एंड बेसिक नेचर दोनों। इसका एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है? अब ऑक्साइड ऑक्साइड के एग्जांपल जैसे एसिडिक ऑक्साइड हो गया, बेसिक ऑक्साइड हो गया, न्यूट्रल ऑक्साइड भी, जैसे वाटर हो गया अपना, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। एम्फोटोरिक मैंने बता दिया कि इसका एग्जांपल होता है लेड ऑक्साइड। अब जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करे तब क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है? जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या मेटल के साथ जाएगी तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, इधर हाइड्रोजन हो जाएगा। जब मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ फिर से रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। और मैंने बताया था कि मेटल ऑक्साइड क्या होता है? इनसोल्यूबल इन वाटर होता है, मैंने बताया था ना, पर इसका एक एक्सेप्शन है, याद रख लेना, ठीक है? पोटासियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड क्या दोनों वाटर सोल्यूबल होते हैं? एक्सेप्शन है ये। मेटल ऑक्साइड में बताया था कि इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, पर इसका एक्सेप्शन क्या है? पोटासियम पोटासियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड, ये दोनों क्या होते हैं कि वाटर सोल्यूबल होते हैं। अब आगे चलते हैं। अब एक होता है एनोडाइजिंग। ये क्या होता है कि एक ये प्रोसेस होता है, मैं बता देता हूँ ये, ठीक है? ये आप याद रख लेना, बस सुनने लिखने वाला कुछ है नहीं इसमें। एनोडाइजिंग होता है कि प्रोसेस होता है एक, जिसमें क्या होता है कि एल्यूमिनियम की थिक ऑक्साइड लेयर बन जाती है। इसमें क्या होता है कि जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ एक्सपोज करता है तो वो थिन ऑक्साइड लेयर बना देता है, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड रेजिस्ट करता है फर्दर कोरोजन से, मतलब ज़्यादा और ज़्यादा जंग नहीं लगने देता ये, ठीक है? ये याद रखना आप। जिसमें एनोडाइजिंग किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है, टाइटेनियम का होता है, मैग्नीशियम का होता है। अब एक्वा रिजिया, ये याद रखना भाई, ये लिख देता हूँ मैं, ये पूछा गया है एक्वा रिजिया। ये क्या होता है कि मिक्सचर होता है, ये कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का 3:1 रेशो में। 3:1 किसका होता है? HCl का एंड HNO3 का रेशो होता है, उसको बोलते हैं एक्वा रिजिया। ये बहुत ज़्यादा कोरोजिव होता है और स्विमिंग लिक्विड होता है। ये गोल्ड और प्लेटिनम को क्या कर देता है? डिजोल्व कर देता है, ठीक है? अब आगे चलते हैं। मैंने बताया था रिएक्टिविटी सीरीज की, अपन आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं जब मेटल क्या करे वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। जो सोडियम और पोटासियम ये क्या करते हैं? वोलेंटली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ। कैल्शियम रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, पर इतना वोलेंट नहीं करता। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। और लेड से लेके गोल्ड तक ये रिएक्ट ही नहीं करते वाटर के साथ। नोट रिएक्ट विद वाटर। पोटाशियम और सोडियम रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ। कैल्शियम और मैग्नीशियम रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। कैल्शियम कोल्ड, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ, ठीक है? एंड देन अपना एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन करते हैं स्टीम के साथ। लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब मैंने बताया था कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सोल्ट और वाटर हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। स्टार्टिंग में बताया था मैंने।
जो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा सोल्ट बनाएगा एंड हाइड्रोजन गैस। पर इन केस ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 ये एसिड है, तो इसके साथ जब मेटल रिएक्ट करता है ना तो इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। जब नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती, पर इसका भी एक्सेप्शन है। जब नाइट्रिक एसिड मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये याद रखना, जब नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। अगर इसका एक एक्सेप्शन होता है कि मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। इससे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, इसी सीरीज के बता देता हूँ मैं इसे। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, मरकरी। अब इनको तो निकालते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा और इनको निकालते हैं अपन, ये कॉपर है, ठीक है, रिडक्शन यूजिंग कार्बन। ये याद रखना, ये पूछा ज्यादा था, ठीक है, कार्बन। और ये नेटिव स्टेट में अपने को पाए जाते हैं, फाउंड फाउंड इन नेटिव स्टेट। ये मैं सेव कर लेता हूँ, एक सेकंड, कहाँ गया अपना, सेव हो गया, ठीक है। अब मैं इनको डिलीट करता हूँ सभी स्लाइड को। अब अपन बात करेंगे बॉन्ड्स के बारे में। किसके बारे में? बॉन्ड्स के बारे में। तीन टाइप के बॉन्ड पढ़ेंगे अपन, ठीक है, आयनिक, आयनिक, कोवालेंट एंड मेटालिक। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे टर्म यूज करूंगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इनका मतलब होता है मेटल, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनका मतलब होता है नॉन मेटल। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जो बनाते हैं बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में होता है ये बॉन्ड। इसमें क्या होती है कि शेयरिंग होती है, मतलब जो बॉन्ड होता है इसमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है, शेयरिंग नहीं होता, सॉरी, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इसलिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है ये, याद रखना। दूसरी बात, कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो नॉन मेटल के बीच में होता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में, इसमें शेयरिंग होती है। और मेटालिक यानी मेटल मेटल यानी सॉरी मेटल और मेटल के बीच में होगा तो उसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। ये याद रखना बॉन्ड के बारे में। अब कुछ अपन अलॉय देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट और पूछे भी गए हैं, अलॉयज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अलॉय का नाम लिख रहा हूँ, याद रखना ये पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे, अरे हो सकता है इस बार पूछ ले। पहले अपना स्टील, स्टील, फिर स्टेनलेस स्टील, फिर ब्रोंज, देन सोल्डर, गन मेटल, नाइकोरम, जर्मेन सिल्वर, मैग्नेलियम, ड्यूराल्यूमिन, कॉन्स्टेंटन एंड ब्रास। स्टील बना होता है अपना कॉपर, आयरन, निकल से। स्टेनलेस स्टील बना होता है क्रोमियम, आयरन, निकल। ब्रोंज बना होता है अपना कॉपर और टिन से। सोल्डर बना होता है अपना लेड और टिन से। गन मेटल बना होता है अपना कॉपर, जिंक और टिन से। नाइक्रोम बना होता है निकल, क्रोमियम एंड
आयरन से। जर्मेन सिल्वर बना होता है अपना कॉपर, जिंक और निकल से। ये मैग्नीशियम बना होता है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से। ड्यूरेल्यूमिन बना होता है एल्यूमिनियम, मैंगनीज और कॉपर से। कॉन्स्टेंटन बना होता है कॉपर और निकल से। एंड ब्रांस बना होता है कॉपर और जिंक से। ठीक है, तो ये एलॉय याद रखना भाई, ये पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। एक थर्माइट रिएक्शन भी पूछी गई है पेपर में, शायद 2-3 बार यही लगातार। एक सेकंड, थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। और ये जो अपने रेलवे ट्रैक्स ना उनको ज्वाइन करने के लिए प्रोसेस यूज की जाती है, और इसमें एक्सोथर्मिक यानी हीट रिलीज होती है। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स, एक्सोथर्मिक यानी हीट रिलीज होती है। इसमें क्या होता है कि आयरन ऑक्साइड होता है ना अपना Fe2O3, जब उसमें अपन दो एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल मिलाते हैं तो 2Fe एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस में हीट। इसमें याद रखने वाली बात ये है कि जो ये भी सॉलिड होता है ना, ये भी सॉलिड होता है, पर जो आयरन निकलेगा ना वो मोल्टन होगा यहाँ पे। ठीक है, तभी तो वो ट्रैक को जोड़ता है। आयरन ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और आयरन अपना अलग हो जाएगा, ये याद रखना। अब कुछ मेटल के ओर्स भी है, वो भी देख लो, वो भी पूछे गए हैं। मेटल्स और एल्यूमिनियम का और होता है बॉक्साइट, मतलब बॉक्साइट एल्यूमिनियम का और है, यहाँ से अपने को एल्यूमिनियम मिलता है। आयरन का होता है हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। कॉपर का होता है चेल्कोपाइराइट, चेल्कोसाइट। लेड का होता है गालेना। जिंक का होता है, ये भी पन्ने से रख लेना, मैंगनीज का होता है पायरोल्यूसाइड, सिलोमिलियन। क्रोमियम का होता है क्रोमाइट। मरकरी का होता है साइनावार, साइनावार। सिल्वर का होता है अर्जेंटाइट। गोल्ड नेटिव गोल्ड। ठीक है, अब कोरोजन क्या होता है कि जब सिल्वर आर्टिकल ब्लैक हो जाता है, जब वो एक साथ सॉरी एयर के साथ एक्सपोज होता है। ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि जब सिल्वर रिएक्ट करता है सल्फर के साथ और वो सिल्वर सल्फाइड बनाता है। कभी याद रखना कि सिल्वर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। सिल्वर ब्लैक क्यों होता है, देखो मैं बताता हूँ सिंपल सी बात। सिल्वर ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में सल्फर होती है, तो वो सल्फर के साथ रिएक्ट करके सल्फर ऑक्साइड बनाता है, सॉरी सल्फर सल्फाइड बनाएगा ना। सिल्वर सल्फर के साथ रिएक्ट करके सल्फर सल्फाइड बना देता है और वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, और अपना एक गाल्वनाइजेशन मेथड होता है जिसमें क्या करते हैं अपन स्टील और आयरन को रस्टिंग से बचाते हैं, उनके ऊपर जिंक की लेयर बना के। एनोडाइजिंग में क्या करते हैं अपन एल्यूमिनियम की लेयर बनाते हैं। गाल्वनाइजेशन में बनाते हैं अपन जिंक की लेयर, किसके ऊपर, स्टील और आयरन के ऊपर, ताकि उसको अपन रस्टिंग से बचा सकें। और प्रिवेंशन मेथड क्या है, जैसे पेंटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, अलोएज बना दो। एनोडाइजिंग, गाल्वनाइजिंग, ये तो मैंने बता ही दिया है। ये अपना मेटल एंड नॉन मेटल डन। अब अपन बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और थोड़ी टॉपिक नहीं है बस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन कितनी प्रेजेंट होता है एटमोस्फेयर में, 0.02%। मैं कार्बन की बात करूँ, कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं कर रहा।
0.02%। अब कार्बन के बारे में बात करते हैं। कार्बन के एलोट्रोप सॉफ्ट भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं। सॉफ्ट जैसे ग्रेफाइट जो कि पेंसिल में यूज होता है, हार्ड अपना डायमंड हो गया। कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, ना कि ट्रांसफर होता है। और एक बात याद रखना, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, वो हेमोग्लोबिन के साथ इतना स्ट्रोंगर होता है कि उतना ऑक्सीजन स्ट्रोंग नहीं होता बॉन्ड। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड 250 गुना ऑक्सीजन से ज्यादा बाइंड करता है हेमोग्लोबिन के साथ स्ट्रांगली। अब कोवलेंट बॉन्ड बोला मैंने, कार्बन क्या बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड। ये भी 3 टाइप होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल में क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक पेयर शेयर होता है, डबल में 2 पेयर शेयर होते हैं, ट्रिपल में 3 पेयर शेयर होते हैं। ओके। एक चीज और याद रखना, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। जिसके पीछे एन यानी सिंगल बॉन्ड होता है वो, जिसके पीछे ई एन ई आ गया यानी डबल बॉन्ड, जिसके पीछे वाई एन ई आ गया तो यानी ट्रिपल बॉन्ड। एक आइसोमर भी होता है। आइसोमर क्या होता है कि जो केमिकल कंपाउंड होता है ना, उनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, बट उनका अरेंजमेंट होता है ना एटम का, वो डिफरेंट होता है। उसको बोल देते हैं अपना आइसोमर्स। मैंने यहाँ पे एल्केन बताया था, इसका फॉर्मूला वो लिख लो आप। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्किन का होता है CnH2n। इनका होता है CnH2n-2। डन। अब मैंने आइसोमर बता दिया ना, तो ये पूछा गया है पिछली बार, नहीं शायद पूछा गया पीवाईक्यू में है, कि जो अपने मीथेन इथेन होते हैं, इनके अंदर कितने नंबर ऑफ इनके कितने टोटल नंबर ऑफ आइसोमर होते हैं, जिसके मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन इनके। तो मैं लिख देता हूँ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ओक्टेन, नोनेन एंड डेक्केन। इनके अंदर आइसोमर होते प्रेजेंट होते हैं 111, 235, 918, 35, 75। ये मैंने याद कर रखे हैं तो मैंने इसलिए बोल दिया। सिंपल से 111, 235, 918, 35, 75 इजिली याद हो जाएंगे। क्या है? 111, 235, 35, 111, 235, 918, 35, 75। ये याद रखना। ये कितने नंबर ऑफ आइसोमर प्रेजेंट होते हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इथेन। अब केमिकल कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। कार्बन के बारे में बात करें, पर ये बता देता हूँ मैं पहले आपको। कोवालेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड। आयनिक कौन से? तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। कोवेलेंट यानी तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। कोवेलेंट कंपाउंड शेयरिंग से बनता है, आयनिक कंपाउंड ट्रांसफर से बनता है। इसका एग्जांपल ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड का वाटर हो गया, अपना मीथेन हो गया, सिल्वर कार्बाइड हो गया यानी SiC, और आयनिक कंपाउंड का NaCl हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। कोवेलेंट क्या होते हैं? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनका हाई होता है। ये पुअर कंडक्टर होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर तब भी होते हैं जब ये डिजोल्व और मोल्टन हो। अगर आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में होते तो ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते। जब ये मोल्टन और लिक्विड स्टेट में होते तो वो ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं और इनसोल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में। ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं अपने को, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों तीनों में पाए जाते हैं अपने को। आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल होते हैं वाटर में। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये क्या होते हैं? बिटर होते हैं, मतलब आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है। तो अब अपन आगे चलते हैं आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। ये पूछा गया तभी बता रहा हूँ मैं। आप ट्रेंड ध्यान रखना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आयनिक कंपाउंड, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कोवलेंट कंपाउंड के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। पहला मेल्टिंग पॉइंट,
एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैं ट्रेंड बता देता हूँ किसका ज़्यादा होता है। कोवलेंट कंपाउंड में मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है एसिटिक एसिड का, यानी CH3COOH का सबसे ज़्यादा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। फिर होता है क्लोरोफॉर्म का, यानी CH3Cl3, देन इथेनॉल का, देन मीथेन का। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है अपना एसिडिक एसिड का, देन अपना इथेनॉल का, देन क्लोरोफॉर्म का, एंड देन मीथेन का। ये याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं अपने आयनिक कंपाउंड के बारे में। इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है कैल्शियम ऑक्साइड का, यानी क्विकलाइम का। देन होता है अपना सोडियम क्लोराइड का, फिर होता है कैल्शियम क्लोराइड का, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड का, एंड फिर होता है लिथियम क्लोराइड का। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है कैल्शियम ऑक्साइड का, उसके बाद में होता है अपना कैल्शियम क्लोराइड का, उसके बाद में होता है मैग्नीशियम क्लोराइड का, उसके बाद में होता है अपना सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का पहले आएगा, सॉरी, ये यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड आएगा, क्योंकि इसका होता है 1686 1685। लास्ट में आता है अपना लिथियम क्लोराइड। ये याद रखना। ये भी याद रखना, जो अपने इथेन मीथेन होते हैं ना, इनका इनका मेल्टिंग पॉइंट का तो जैसे जैसे नीचे जाओगे ना, मीथेन से ऑक्टेन की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। पर इसका एक एक्सेप्शन है, प्रोपेन। मीथेन का होता है 100 -182, फिर -183, -190, फिर घटता जाता है सभी का, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, सॉरी। बस बीच में प्रोपेन का है। बॉइलिंग पॉइंट तो वही है, बढ़ता जाएगा नीचे तक आप आओगे तब, ठीक है। ये याद रखना। जितना बड़ा कंपाउंड होगा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उतना ही होता है, एक्सेप्ट प्रोपेन का। प्रोपेन बड़ा कंपाउंड होता है पर उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट मीथेन और इथेन दोनों से कम होता है, ठीक है। ये याद रखना अपन आप। अब आगे अपन बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की। क्या? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अपन इसमें चार पढ़ते हैं। पहला टेट्रावेलेंसी, देन कैटिनेशन, आइसोमरिज्म, पॉलीमराइजेशन। टेट्रावेलेंसी क्या होता है कि कार्बन के पास क्या होता है, वैलेंसी में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब चार होती है कार्बन की वैलेंसी। मतलब इसका मतलब ये होता है कि कार्बन चार कोवलेंट कंपाउंड बना सकता है। अब मैंने वैलेंसी बोला, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपन आगे देखेंगे, आगे टॉपिक है उसमें देखेंगे। मैं ये बता देता हूँ कि टेट्रावेलेंसी क्या होता है कि कार्बन की वैलेंसी चार होती है, तो यानी कार्बन को चार इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, तो इसलिए वो चार कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। कैटिनेशन क्या होता है कि जब कार्बन एटम आपस में मिलकर लंबी चेन और रिंग्स बनाते हैं ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसको बोलते हैं कैटिनेशन। मतलब कार्बन कार्बन मिलकर लंबी रिंग्स या लॉन्ग चेन बनाते हैं, उसको बोलते हैं कैटिनेशन। और कार्बन बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉन्ड होता है, ये याद रखना। आइसोमरिज्म वही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होता है। पॉलीमराइजेशन क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शन है, जो मोनोमर के साथ मिलकर बनते हैं, मतलब पॉलीमर क्या होता है, जो मोनोमर, कई मोनोमर मोनोमर मिलके पॉलीमर बनाते हैं, वो अपन आगे देखेंगे इसका एग्जांपल। पहले फैक्ट में देखेंगे वो बाद में। इसका एग्जांपल हो गया पॉलिस्टर हो गया, पॉलीथाइलिन हो गया। ये हो गया अपना कार्बन की वर्सटाइल नेचर के बारे में। अब दो चीज देखी थी अपने, डायमंड ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट देखा था अपन। ये तो आप ही बता दो, डायमंड सबसे हार्डेस्ट होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। डायमंड थ्री डी स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफाइट क्या क्या होता है, हेक्सागोनल एरेज होता है। डायमंड क्या होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता। ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये एक सेक्शन में भी पढ़ा था अपन ने, ठीक है। ये हो गया अपना डायमंड ग्रेफाइट। अब दो और है, वो एक अपना ग्राफिन एंड फ्लोरीन्स। ग्राफिन ये एलोट्रोप है कार्बन की, ठीक है। फ्लोरीन्स, ग्राफिन क्या होता है, सिंगल लेयर में होता है, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट का होता है ग्राफिन।
ये 2D स्ट्रक्चर होता है, थिनेस्ट होता है। ये बैटरी सिस्टम में यूज होता है, जैसे अपने बैटरीज है ना, सुपर कैपेसिटर, फ्यूल सेल, इनके अंदर यूज होता है ग्राफीन। और ये यूज किया जाता है ट्रांसपेरेंट कंडक्टर बनाने के लिए। ये बैड गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तभी तो यूज होता है। फ्लोरेंस इसकी होता है C60। ये बैड बैड कंडक्टर होता है, और ये लाइट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एलोट्रोप कार्बन। ये दो टाइप के होते हैं एलोट्रोप कार्बन के, ठीक है। फर्स्ट है क्रिस्टलाइन, सेकंड है अमोर्फस। क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, जो कि एटम पैटर्न में अरेंज होते हैं, जो अपने ऊपर अभी चार पड़े नहीं है, क्रिस्टलाइन के एग्जांपल है। अमोर्फस जो क्या होता है, तो रेंडमली अरेंज होता है, जैसे इसका एग्जांपल हो गया कोल, चारकोल, कोक, कार्बन ब्लैक। ठीक है, ये हो गया अपना आगे। अब आगे बात करते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड हो। इसके अंदर क्या होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये ब्लू फ्लेम देते हैं जलाने पे, ये येलो फ्लेम देते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन ज़्यादा अटैच होती है, इसके अंदर कम होती है, क्योंकि बॉन्ड डबल या ट्रिपल है ना, तो इसलिए लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं। ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव। मैंने बोला येलो फ्लूम्स देते हैं, येलो फ्लेम देते हैं फ्लूम्स। क्या येलो फ्लेम क्यों देते हैं, क्योंकि इनका इनकम्प्लीट कंबशन होता है, पूरी तरह नहीं जल पाते, इसलिए ये दो फ्लेम्स देते हैं। इनका एग्जांपल देख लो आप, सेचुरेटेड का मीथेन, इथेन, इनका इथेन, इथाइन। ये पूछा था कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से कलर की फ्लेम देते हैं और वो कौन सी देते हैं। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन की। कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं अपन कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। पहला कंबशन। कंबशन, इसके अंदर क्या होगा कि कलर चेंज कर लेता हूं मैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड में आता है और वाटर रिलीज होता है। ठीक है, ये है कंबशन अपना पहला। क्या, CH4 प्लस O2, CO2 एंड वाटर। मतलब कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड ऑलवेज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। दूसरी, ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी अपनी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन जब हाइड्रोजन से मिलेंगे तो सेचुरेटेड में कन्वर्ट कर देंगे। इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, इसका एग्जांपल देता हूं आपको। इथीन प्लस में हाइड्रोजन पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट के तौर पे आते हैं, और क्या बना देते हैं, इथीन बना देते हैं। ये क्या हो गया, एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल। जैसे अपन वेजिटेबल ऑयल, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, उनके साथ हाइड्रोजन मिला देते हैं तो वो सेचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो वेजिटेबल ऑयल है ना, वो अपनी हेल्थ के लिए बेड होते हैं, क्योंकि वो अनसेचुरेटेड होते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी अपनी इथेनॉल। इथेनॉल, हाँ। इथेनॉल क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और ये गुड सॉल्वेंट होता है। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड गुड सॉल्वेंट होता है ये, ठीक है। इथेनॉल को कॉमनली अल्कोहल भी कहा जाता है, और
ये मेडिसिन के अंदर भी यूज होता है, जैसे टिंक्चर आयोडीन। टिंक्चर आयोडीन ये क्या है, इथेनॉल से मिलकर बनता है, जो जैसे कफ सिरप हो गया अपना, ठीक है। ये टिंक्चर आयोडीन ना, ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, और इथेनॉल अपना वर्क करता है एंटीसेप्टिक की तरह एंड डिस इन्फेक्ट की तरह। डिस इन्फेक्ट क्या होता है, केमिकल एजेंट होता है जो कि नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर लगाया जाता है, किसके लिए, ताकि अपन किल कर सके जो इन्फेक्शियस होते हैं या हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए। एंटीसेप्टिक क्या होता है कि ये लिविंग टिश्यू के ऊपर लगाया जाता है, ताकि वहाँ पे स्लो ग्रोथ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या उनको किल कर दिया जाए, ठीक है, ताकि इन्फेक्शन और ना फैले। ये हो गया अपना इथेनॉल। अब इथेनॉल का आगे देखते हैं अपन। इथेनॉल को जब अपन सोडियम से मिलाते हैं, C2H5OH, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है ये, प्लस सोडियम, तो ये बनाता है सोडियम एथोक्साइड, CH3CH2O नेगेटिव अन्य पॉजिटिव, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ये याद रखना, तभी बताया मैंने। जब इथेनॉल को अपन सोडियम से रिएक्ट कराते हैं तब बनाता है सोडियम एथोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सेकेंड, जब अपन इथेनॉल को कंसनट्रेटेड हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं रिएक्ट, तो ये इथीन में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर रिलीज करता है। अब फैक्ट्री में अल्कोहल बनती है तो आप सोचते हो मतलब सभी वर्कर ही पी जाते होंगे, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि फैक्ट्री में होता है डीनेचर्ड अल्कोहल। अब ये क्या होता है, डीनेचर्ड अल्कोहल, इसमें क्या होता है, इथेनॉल में क्या कर देते हैं वो, मिथेनॉल मिक्स कर देते हैं, मिथेनॉल मिक्स कर देते हैं, वो मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है लीवर में अंदर जाके मिथेनॉल में। अब ये क्या करता है, बहुत हार्मफुल होता है, ये कोगुलेट करता है अपने प्रोटोप्लाज्म को, ऑप्टिकल नर्व को भी डैमेज करता है, ठीक है। ये हो गया अपना डीनेचर्ड अल्कोहल। मिथेनॉल के बारे में बता दिया मैंने। अब बात करते हैं इथेनॉइक एसिड के बारे में। इथेनोइक एसिड, इसको अपन एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। कदर से निकलता हूँ मैं, इसको इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से बिलोंग करता है, एसिड के ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। दूसरी बात, इथेनोइक एसिड के 5 से 8% सोल्यूशन से विनेगर बनता है, जो कि पिकल्स में यूज किया जाता है प्रिजर्वेटिव के तौर पे। ये कलरलेस लिक्विड होता है। दूसरी बात, कलरलेस लिक्विड होता है, और विंटर के टाइम पे सभी कोल्ड क्लाइमेट में फ्रीज हो जाता है इथेनोइक एसिड, उसको बोल देते हैं ग्लेशियल एसिडिक एसिड, ठीक है। अब इथेनोइक एसिड को जब अपन अल्कोहल से मिलाते हैं तो बनाता है ईस्टर, ये देख लेते हैं, ठीक है। जब इथेनोइक एसिड CH3COOH C2OH, तब इसको अपन अल्कोहल के साथ मिलाते हैं, इसमें एसिड कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, तो ये बनाता है ईस्टर, CH3COCH2CH3 एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड, प्लस में वाटर, ये हो गया अपना ईस्टर। याद रखना, क्योंकि ईस्टर परफ्यूम बनाने के काम आता है। जब अपन इथेनॉल को अल्कोहल के सॉरी जब अपन इथेनोइक एसिड को यानी एसिडिक एसिड को इथेनॉल के साथ मिलाते हैं और एसिड कैटालिस्ट के तौर पे काम करता है, तो बनाता है ईस्टर, जो कि परफ्यूम बनाने में काम हेल्प करता है अपने को। अब मैं कुछ आपको अल्कोहल ग्रुप बना देता हूं, जिसके लास्ट में ओ एच लगा हो, या सी एच ओ, या सी ओ, या सी डबल ओ ओ एच, इसको बोलते हैं अल्कोहल ग्रुप, और इसके नाम के एंड में ओल लगेगा, जैसे इथेनॉल। अब सी एच तो बिलोंग करता है एल्डिहाइड ग्रुप से, इसके नाम के पीछे लगेगा एल, मिथेनल। जैसे सी ओ होता है कीटोन ग्रुप, इसके नाम के पीछे वन आएगा, एंड लास्ट है सी ओ, ये बोलता है कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये अभी देखा है, इसके लास्ट में एसिड आएगा। हो गया। अब कोल और चारकोल के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। कोल क्या होता है, नेचुरल होता है, चारकोल मैनमेड होता है। कोल में कार्बन लो क्वांटिटी में होता है, स्मोकी होता है, वहीं चारकोल
में कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है और स्मोकलेस होता है। अब बात करेंगे अपन सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में। सोप एंड डिटर्जेंट, जो सोप होता है ना अपना, ये बना होता है सोडियम एंड पोटासियम साल्ट की लॉन्ग चेन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, मतलब सोडियम एंड पोटासियम साल्ट विद ए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं सोप को। और डिटर्जेंट किससे बनाता है? सोडियम साल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन, जो सोडियम साल्ट होता है इसमें Na, और किसके साथ? बेंजीन सल्फोनिक एसिड की लॉन्ग चेन होती है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की लॉन्ग चेन होती है। डन। सोप और डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। पहला पॉइंट, ये फैटी एसिड सोल्ट होता है, ये इसके अंदर सल्फेट सोल्ट होता है। दूसरा, सोप इनइफेक्टिव होता है हार्ड वाटर में, ये इफेक्टिव होता है। ये स्कम बनाता है, स्कम फॉर्मेशन करता है हार्ड वाटर में, ये नहीं करता। इतनी सी बात है। अब सोप में दो एंड होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक। जो हाइड्रोफिलिक होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, इसलिए बनाता है मिसल फॉर्मेशन करता है, ये मिसल फॉर्मेशन करता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोफिलिक आयंस है ना, वो बाहर वाले हिस्से, बाहर वाला हिस्सा होता है तो बाहर आएगा, और वाटर की प्रेजेंस से हाइड्रोफोबिक अंदर चला जाएगा, मतलब ऐसा होता है। ये हाइड्रोफोबिक, ये हो गया हाइड्रोफोबिक, क्योंकि वाटर सोल्यूबल नहीं होता, ये फैट सोल्यूबल होता है। ये क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक एंड हो गया। ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। सिंपल सी बात है, ये समझाना चाह रहा था मैं। अब एक सेकेंड, अब सोप क्या करता है, हार्ड वाटर में काम नहीं करता। अब हार्ड वाटर भी दो टाइप के होते हैं, पहला परमानेंट, दूसरा टेम्परेरी। टेम्परेरी तो अपन बॉइलिंग, रिमूव हार्डनेस वाई बॉइलिंग के, टेम्परेरी हार्डनेस अपन बॉइलिंग से भी खत्म कर सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस के लिए मैंने बताया था, क्या बताया था, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा अपन यूज करते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए। ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट हो गया। डिटर्जेंट क्या होता है, हार्ड वाटर में रिएक्ट कर देता है, ये मैंने बता ही दिया था। एक होता है ओक्टेन नंबर, ये और बता देता हूँ मैं, ओक्टेन नंबर। एक होता है सिटेन नंबर। फिर ये देख लो, ओक्टेन नंबर किसका हाई होता है, हेप्टेन का 0 होता है, हेक्सेन का 25 होता है, पेंटेन का 62 होता है, ब्यूटेन का 91 होता है, साइक्लोहेक्सेन का 97 होता है, आइसो ओक्टेन का 100 होता है। ठीक है, सिटेन नंबर क्या होता है, बेंजीन का, सिटेन नंबर नहीं, बेंजीन का नहीं, ओक्टेन नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। बेंजीन का होता है 101, जाइलिन 117, टोल्यूइन होता है अपना 118। ठीक है, सॉरी। ऑक्टेन नंबर क्या होता है कि जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा ना, उतना ही अपना अच्छा पेट्रोल होता है। ये ऑक्टेन नंबर पेट्रोल के लिए होता है, ये चेक करता है पेट्रोल की क्वालिटी को, ये रेटिंग होती है पेट्रोल के लिए। नॉर्मल सॉरी, नॉर्मल पेट्रोल की रेटिंग होती है 87 से 91। जो प्रीमियम क्वालिटी का पेट्रोल होता है उसका होता है 95 से प्लस होता है। ये क्या करता है, मेजर करता है रेजिस्टेंस क्वालिटी ऑफ गैसोलीन एंड पेट्रोल टू प्री इग्निशन, मतलब प्री इग्निशन से पहले चेक करता है कि पेट्रोल कितना रेजिस्ट करता है प्री इग्निशन को। जितना ज़्यादा हाई ऑक्टेन नंबर होगा वो उतना ही अवॉइड करेगा प्री इग्निशन को। और हाई ऑक्टेन नंबर अपने इंजन की फ्यूल परफॉर्मेंस को बढ़िया रखता है और इंजन की डैमेज को प्रिवेंट करता है, ये याद रखना अपन। सीटेन नंबर, सीटेन नंबर वही है, जैसे जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होता है उतना अच्छा पेट्रोल होता है, तो वैसे ही होता है सीटेन नंबर। जितना ज़्यादा सीटेन नंबर होगा उतना ही गुड क्वांटिटी का डीजल होगा। ठीक है, ये भी वही चेक करता है, मेजर चेक करता है, मेजर्स द इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल फ्यूल। जितना जितना ज़्यादा हाइयर सीटेन नंबर, उतने ही फास्टर एंड स्मूथ इग्निशन होगी
ये हो गया अपना ऑक्टेन नंबर एंड सिटेन नंबर। अब बात करेंगे अपन मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। एक सेकेंड। अब बात करें अपन मैटर की। पहले मैं ये बता देता हूँ, जब अपन गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। अब अपन उसका उल्टा करते हैं, जब गैस को अपन सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, सॉरी डिपोजिशन। जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं फ्यूजन, और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। एक सब्लिमेशन का एग्जांपल होता है ड्राई आइस। सब्लिमेशन का एग्जांपल देता हूँ, वो पूछा गया इसलिए बता देता हूँ। सब्लिमेशन का एग्जांपल अपना ड्राई आइस यानी सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 ड्राई आइस सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। कैम्फर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड। अब ड्राई आइस के बारे में बता देता हूँ। ये क्या करती है, प्रिजर्व करती है फूड एंड मेडिसिन को। प्रिजर्व का काम करती है फूड एंड मेडिसिन को। दूसरी बात, ये क्या करती है, वो अपन ने देखा है मूवीज में या शोज में, वहां पे फोग से निकलती है, वो ड्राई आइस के कारण निकलती है, उससे ये क्रिएट करती है। ये इंडस्ट्रियल क्लीनिंग में भी काम आती है। फायर को कंट्रोल करती है, यानी फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करती है। और कार्बोनेट को मेंटेन करती है सॉफ्ट ड्रिंक में। एंड पेस्ट कंट्रोल का काम करती है ग्रेन स्टोरेज में। ये याद रखना आप, ठीक है। तो ये हो गया अपना लिक्विड वाला। अब बात करते हैं लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है जो कि किसी स्टेट को चेंज करने के लिए विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। जैसे लिक्विड को सॉलिड कन्वर्ट में, या सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, ये स्टेट चेंज हो जाएगी। उस स्टेट को चेंज करने के लिए जो हीट की रिक्वायर होती है वो लेटेंट हीट होती है, पर विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। अब लेटेंट हीट भी दो टाइप की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। एक बात याद रखना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमेशा ज्यादा होती है फ्यूजन से। ये पूछा गया तब भी बता रहा हूं मैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, तब सॉलिड से लिक्विड करते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, लिक्विड से गैस। ये हो गया ड्राई आइस भी देख लिया। अब बात करते हैं मैटर। मैटर के 5 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। क्या क्या होते हैं मैटर के 5 स्टेट? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पहले दिन तो बताने की जरूरत नहीं, लास्ट में बता दे रहा हूँ। प्लाज्मा क्या होता है, इसमें एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है। सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल से प्लाज्मा मिलता है। ये आयोनाइज गैस की फॉर्म में होता है, ठीक है। और जैसे नियॉन बल्ब में और फ्लोरोसेंट ट्यूब इस प्लाज्मा से बनी होती है। इनसाइड नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस होती है। फ्लोरोसेंट बल्ब के अंदर हीलियम गैस होती है। जो सन है ना, ग्लो करता है, सन और स्टार, वो प्लाज्मा के कारण ग्लो करता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है, जब लार्ज ग्रुप ऑफ, जब एकदम 0 डिग्री पे आके एकदम गर्म करके एकदम अपन उसको ठंडा करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब आगे चलते हैं, मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मिक्सचर। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रो। होमोजीनियस क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है इनका। इनका यूनिफॉर्म नहीं होता, नोट। इसका एग्जांपल हो गया सॉल्यूशन, एंड इसका हो गया सस्पेंशन एंड कोलोइड। सॉल्यूशन क्या होता है कि अपन इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नोट सीन बाय नेक्ड आई।
और इसमें बीम ऑफ लाइट क्या पार्टिकल को स्कैटर नहीं कर पाती, मतलब बीम ऑफ लाइट स्कैटरिंग नहीं कर पाती, से पार्टिकल स्कैटर नहीं होते, ठीक है। एंड इसमें लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता, लाइट पाथ नॉट विजिबल, और इसको अपन फिल्ट्रेशन से सेपरेट भी नहीं कर सकते, कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब बात करते हैं सस्पेंशन की कोलाइड की। सस्पेंशन क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, ये भी हेट्रोजीनियस होते हैं। इनको अपन नेक्ड आई से सीन कर सकते हैं, इनको नहीं कर सकते कोलाइड को। इसमें लाइट विजिबल होती है, इसमें लाइट विजिबल भी होती है, ये स्कैटरिंग करता है, स्कैटर ऑफ लाइट, इसमें भी स्कैटरिंग होती है। एंड ये फिल्ट्रेशन से अलग अलग हो जाता है, और ये अलग होता है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। कोलाइड को अलग करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को। अब सॉल्यूशन भी दो टाइप का होता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है वो जो पीक पे होता है, उसमें और चीजें ऐड नहीं होती। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है दैट कंटेन्स लेस सोल्यूट देन मैक्सिमम अमाउंट इट कैन होल्ड एट ए गिवन टेम्परेचर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब पीक आ गया, अब इससे ज़्यादा आप ऐड नहीं कर सकते, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप ऐड और कर सकते हो, ठीक है। एक होता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब बीम ऑफ लाइट स्कैटरिंग करती है ना, उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं दिखता, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मॉलिक्यूल में टिंडल इफेक्ट आपको दिख जाएगा। अब एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ मैं, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम, सॉरी कट गया वो तो कोई ना, इतना ही कर लेते हैं। जिसको नोट्स चाहिए वो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं अपन डिस्पर्स फेज क्या होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम टाइप एग्जांपल, ये पूछा गया तभी बता रहा हूँ मैं, लिख लिख भी रहा हूँ ये तो मैं। डिस्पर्ड फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम, फिर इससे कौन सा टाइप मिलता है, और कौन इसकी एग्जांपल क्या है। डिस्पर्स फेज पहले लिख लेता हूँ मैं, कौन सी चीजें, लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। मीडियम, लिक्विड, जब अपन गैस में मिलाएंगे तो बनता है अपने पास एरोसोल। इसका एग्जांपल होता है फॉग हो गया, क्लाउड्स हो गए, मिस्ट हो गई। सॉलिड को जब अपन गैस से मिलाते हैं तब भी एरोसोल बनता है, इसका एग्जांपल हो गया स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। गैस को जब अपन लिक्विड से मिलाते हैं तो बनता है फोम, इसका एग्जांपल होता है शेविंग क्रीम। लिक्विड को जब अपन लिक्विड से मिलाते हैं तो बनता है इमल्सन्स, इसका एग्जांपल होगा मिल्क एंड फेस क्रीम। सॉलिड को जब अपन लिक्विड से मिलाते हैं तो बनता है सोल, इसका एग्जांपल हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड नड। ये भाई स्पेलिंग का थोड़ा देख लेना। गैस को जब अपन सॉलिड में मिलाते हैं तो बनता है फोम, इसका एग्जांपल हो गया रबर, स्पॉन्ज। जब लिक्विड को अपन सॉलिड में मिलाते हैं, इसमें भी सॉलिड में मिक्स करेंगे, सॉलिड को सॉलिड से, तो लिक्विड को सॉलिड से मिक्स करते हैं तो मिलता है अपने को जेल, इसका एग्जांपल होगा जेली, घी यानी बटर एंड चीज। सॉलिड को जब सॉलिड में मिलाते हैं तो बनता है सॉलिड सोल, इसका जैसे मिल्की ग्लास हो गया, जेम स्टोन्स। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक होती है, वो यूज करी जाती है सेपरेट करने के लिए कलर डाई में से, पिगमेंट नेचुरल कलर से, ड्रग्स जो ब्लड में ड्रग्स मिक्स हो जाते हैं ना, उसको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज करी जाती है।
सब्लिमेशन यूज करी जाती है नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड वगैरह। ये इसका एग्जांपल याद रखना जो मैंने बताई है। डिस्टिलेशन यूज करी जाती है किसको सेपरेट करने के लिए? डिस्टिलेशन गैसोलाइन के लिए डिस्टिल्ड वाटर, जाइलिन, अल्कोहल, पैराफिन, केरोसिन। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज क्या होता है कि जैसे वाटर है, फ्रीज्ड है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और वापस वो फ्रीजिंग हो सकता है, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज वो होता है कि जो एक बार चेंज हो गया वापस रिवर्सिबल नहीं होता। एग्जाम्पल, पेपर है, पेपर को अपन ने जला दिया, अब उसका जले हुए का वापस पेपर तो नहीं बना सकते ना, वो होता है केमिकल चेंज। एक मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बर्निंग ऑफ ए कैंडल, केमिकल चेंज भी होता है, फिजिकल चेंज भी होता है, याद रखना, ये पेपर में पूछा भी गया, ये पूछा भी जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं अपन एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम, तो एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, पहली बात तो ये इसके अंदर मोस्टली एम्प्टी स्पेस होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है? सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है, एटम के अंदर। ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है। केटाइन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनाइन नेगेटिव चार्ज यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बता चुका हूं मैं। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल, इक्वल होता है प्रोटॉन नंबर के। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया? मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ सब एटॉमिक भी पार्टिकल होते हैं, वो देख लेते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, म्यून। प्रोटॉन को डिस्कवर किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इन 1909। ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने इन 1932, जो कि न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, इसका वेट ऑलमोस्ट प्रोटॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने इन 1897, जो नेगेटिव चार्ज होता है। म्यून को डिस्कवर किया था कार्ल डी एंडियसन इन 1936। म्यून बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के जैसा ही होता है, ये इलेक्ट्रॉन से थोड़ा हैवियर होता है, थोड़ा नहीं 200 गुना हैवियर होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है। ये हो गया अपना एटम और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन में मैंने बता दिया एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब दो तीन एक्सपेरिमेंट हुए थे, जैसे मिल्केन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, वो बता देता हूँ मैं। मिल्केन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से अपने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मेजर किया था। फिर आता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जो डिस्कवर करता है कैथोड रे ट्यूब से इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल से। फिर आता है अपना रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, जो कि गोल्ड फॉइल को यूज करता है, अल्फा पार्टिकल को यूज करता है। इसमें अपने को ये स्क्रीन यूज करता है जिंक सल्फाइड की। ये इससे अपन न्यूक्लियस को डिस्कवर करते हैं। फिर बोहर मॉडल ऑफ एटम, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि ऑर्बिट में मूव करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। और ये भी बताता है कि एक ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये फॉर्मूला देता है 2 एन स्क्वायर, एन की जगह 1 2 3 4 5। तो जैसे पहला आ गया, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी सेल में कितने आएंगे अपने? 8। थर्ड में आएंगे 18, फोर्थ में आएंगे 32। तो फर्स्ट सेल होगी अपनी के सेल, फिर एल सेल, एम सेल, एन सेल, ये बोर मॉडल ने नाम भी दिया था। अब बात करते हैं वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सेल के आउटरमोस्ट सेल में, जो एटम के आउटरमोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना, उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी क्या होती है कि मान लो सेकंड आउटर मोस्ट सेल है, इसमें अपने को 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर अपने पास कितने प्रेजेंट है? 5। तो वैलेंस क्या हो गया? 5। और इसकी वैलेंसी क्या होगी? 3, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए।
अगर मान लो ये मैंने एग्जांपल दे दिया, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 से ज़्यादा हो तो उसको अपन 8 से माइनस कर देंगे, तो उससे अपनी वैलेंसी आ जाएगी। अगर मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने 5 है तो वैलेंसी क्या होगी 3। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है तो वैलेंस इक्वल टू वैलेंसी होगी। मतलब मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने 4 है तो अपनी वैलेंसी क्या होगी 4 के बराबर ही होगी। ये याद रखना, वैलेंस एंड वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आगे देखते हैं अपना आइसोटोप क्या होते हैं। आइसोटोप होता है जिसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है पर डिफरेंट मास नंबर होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। इसमें एक मास होता है 2 3। ट्रीटियम का तो रेडियो एक्टिव होता है। अब आइसोबार क्या, जो आइसोटोप होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज सभी सभी की सेम होती है पर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। पर आइसोबार में उल्टा है, आइसोबार में क्या होता है सेम मास नंबर होते हैं पर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। अब C60 क्या होता है, कोबाल्ट का आइसोटोप जो कि कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है, ये पूछा गया है। यूरेनियम 235 ये यूरेनियम का आइसोटोप है, एंड 238 जो कि रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है। एंड आयोडीन का आइसोटोप होता है आयोडीन 131 जो कि गोइटर ट्रीटमेंट में काम आता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ये होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन एक एटम में लूज होंगे और गेन होंगे जब कंपाउंड बनाते हैं। मतलब एक एटम जब कंपाउंड बनाते वक्त कितने एटम को देगा या लेगा उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन नंबर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन। यानी ऑक्सीडेशन के टाइम पे क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होता है, रिडक्शन के टाइम पे ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बेसिक रूल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के लिए, वो देख लेते हैं। जैसे पहला होता है फ्री एलिमेंट के लिए, फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0। इसका एग्जाम्पल है सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। अब ऑक्सीजन इसका एक्सेप्शन है क्योंकि ऑक्सीजन का यूजुअली -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ऑक्सीजन के सिंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अरे इसका एक एक्सेप्शन है जैसे पर ऑक्साइड यानी H2O2, पोटासियम सुपर ऑक्साइड यानी KO2, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड यानी OF2। इसका होता है -1 ऑक्सीडेशन नंबर, इसका होता है -1/2 एंड इसका होता है +2। एक बात याद रखना, जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है वो हमेशा 0 होता है। ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। अब आगे चलते हैं अपन, अपना डाल्टन भाई साहब आए थे, उसने अपने को कुछ सिंबल्स दिए थे वो याद रखना, ठीक है। पहला सिंबल ये, अगर यहाँ पे डॉट हो गया तो ये हाइड्रोजन का सिंबल है। दूसरा ये ऐसे करके, ठीक है, ये किसका सिंबल है फॉस्फोरस का। तीसरा ये किसका सिंबल है कॉपर का। चौथा ये जी है भाई, ठीक है, थोड़ा वो गलत बन गया, मैं इसे ढंग से बना नहीं इस पेन टेप में। ये किसका गोल्ड का। ये अच्छे से फिल होगा, ठीक है। ये अपना किसका है कार्बन का। ये किसका है सल्फर का। ये किसका है लेड का। ये किसका है प्लेटिना का। खाली हो तो किसका है ऑक्सीजन का। ये ये किसका है आयरन का। सिंपल है मतलब सिल्वर। सॉरी, इरेजर 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 कहाँ गया।
अगर एस से हो तो ये अपना मरकरी का, ठीक है। तो ये पूछ रहे थे तभी भी नहीं बताया। एक होता है एटोमोसिटी, भी पूछा जाता है मेटल और नॉन मेटल का, वो बता देता हूँ मैं। ये टाइप ऑफ एलिमेंट कौन से हैं, नेम उन एंड उनकी एटोमिसिटी क्या है। पहला नॉन मेटल, जैसे आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये हो गए नॉन मेटल। अब मेटल और लिख देता हूँ मैं। मेटल किस किस का देखेंगे अपन, सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम। इस इनके एटोमिक, इनके ये तो मोनोएटॉमिक यानी सिंगल ऐसे ही प्रेजेंट होता है। हीलियम क्या होता है, मोनोएटॉमिक। ऑक्सीजन डाई एटॉमिक, कभी ओ आपने अकेला देखा है, नहीं ना। डायो एटॉमिक मतलब टू मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन भी क्या होता है, डाई एटॉमिक। क्लोरीन भी क्या होता है, ये इतने डाई एटॉमिक होते हैं अपने, नाइट्रोजन भी, क्लोरीन भी। फोस्फोरस होता है अपना टेट्रा एटॉमिक। सल्फर होता है अपना पॉली एटॉमिक। तो मेटल है तीनों, सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, ये क्या होते हैं, तीनों ही मोनो एटॉमिक होते हैं। ये याद रखना भाई, ठीक है, ये पूछा जाता है तभी मैंने बताया, वरना मैं क्यों बताता। अब बात करेंगे अपन पीरियोडिक टेबल के बारे में। ट्रेंड देखें पीरियोडिक टेबल का, बस वही पूछते हैं। पीरियोडिक टेबल टोटल होते हैं 114 एलिमेंट, जिसमें से 94 नेचुरल है, बाकी सिंथेटिक है रिमेनिंग। कितने बचे, 20। 20 क्या सिंथेटिक है। और 1800 में जब पीरियोडिक टेबल के बारे में बाकी, तब 30 एलिमेंट होते थे। अब पीरियोडिक टेबल दो में डिवाइड होती है, पीरियड्स, ग्रुप्स। ग्रुप्स होते हैं अपने वर्टिकल, टोटल होते हैं 18। ये होते हैं हॉरिजॉन्टल, टोटल होते हैं 7। ठीक है, तो थोड़ा पहले मैं ग्रुप बता देता हूँ। ग्रुप जो इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 15, 16, 17 एंड 18। ग्रुप 1 को बोला जाता है एल्काली मेटल्स। ग्रुप 2 को बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अर्थ मेटल्स। ग्रुप 15 को बोला जाता है निकोजन्स। ग्रुप 16 को बोला जाता है चैल्कोजन्स। 17 को बोला जाता है हेलोजन्स। 18 को बोला जाता है नोबल गैस होती है इनके अंदर। ये जरूरी है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। नोबल गैस के बारे में बताऊंगा मैं अभी आपको, एक सेकंड। मैं अब आपको बताऊंगा नोबल गैस के बारे में। नोबल गैस, ये पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ एक मिनट। पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ये रिएक्टिव नहीं होते, नॉन रिएक्टिव होते हैं। ये मोनो एटॉमिक होते हैं। ग्रुप 18 तो बता ही दिया मैंने। कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। टेस्टलेस होते हैं। ये रिएक्टिव इसलिए नहीं होते क्योंकि इनका जो आउटरमोस्ट लेयर है वो फिल होता है पूरा। अब कुछ एग्जांपल है वो बता देता हूँ, और उनके कहाँ यूज होते हैं वो बता देता हूँ। पहला हीलियम। हीलियम यूज होता है बेलून में, एयरशिप्स में, एमआरआई मशीन में, डीप सी डाइविंग में। दूसरा अपना नियोन। नियोन यूज होता है एडवर्टाइजमेंट लाइट में, और जो गाड़ी बाइक की इंडिकेटर्स होती है ना। सॉरी यार, ये थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस हो रहा है। हाँ, नियोन यूज होता है एडवर्टाइजमेंट लाइट्स में एंड इंडिकेटर लाइट में। फिर आता है अपना आर्गन। आर्गन यूज होता है बल्ब्स में, वेल्डिंग में। फिर आता है अपना क्रिप्टोन। क्रिप्टोन यूज होता है हाई इंटेंसिटी लैंप्स, लैंप के अंदर। फिर आता है अपना जीनोन। जीनोन यूज होता है अपना एनेस्थीसिया के लिए और फ्लैश लैंप के लिए। फिर होता है रिडोन। रिडोन रेडियो एक्टिव होता है, कैंसर थेरेपी में यूज होता है। ये हो गया अपना नोबल गैस इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने बता दिया। अब बात करते हैं अपन इनके कुछ ट्रेंड के बारे में, देख लेते हैं जो पूछा जाता है। पहला है नंबर ऑफ सेल। जब आप ग्रुप में जाओगे ऊपर से नीचे, तो सेल का साइज बढ़ता है, ठीक है। और पीरियड में सेम रहता है। ये हो गया अपना
अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। जब आप ग्रुप में जाओगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, जब आप पीरियड में जाओगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है। एटॉमिक साइज ग्रुप में इंक्रीज होता है, सेल बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब बात करते हैं वैलेंसी। जब ग्रुप में तो वैलेंसी रहती है सेम, पीरियड में क्या होती है, राइट जाने पर चेंज होता है बाय वन, एड और लॉस, एक जुड़ेगा फिर एक हटेगा, एक जुड़ेगा एक हटेगा, ऐसा होता है कुछ। फिर होता है आयोनाइजेशन थेरेपी। इंथैल्पी ये क्या होती है, ये होती है एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ये हाईएस्ट होती है नोबल गैस की। नोबल गैस की पीरियड में आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज होती है और ग्रुप में आयोनाइजेशन इंथैल्पी घटती है और एल्काली मेटल की लोएस्ट होती है। नेक्स्ट अपना इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये क्या होती है, ये नेगेटिव होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लेने पर जो एनर्जी का चेंज होता है ना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। पीरियड में क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा नेगेटिव होती है, ग्रुप में थोड़ी कम नेगेटिव होती है। एक्सेप्शन इसका क्लोरीन। क्लोरीन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है क्योंकि रीजन क्या होता है, क्लोरीन का साइज ज़्यादा बड़ा होता है फ्लोरीन से। ठीक है, ये था अपना पीरियोडिक चेंज। ये हो गया अपना कंसेप्ट क्लियर सारा। अब अपन बेसिक फैक्ट और जो अलग चीज़ मैं एक्स्ट्रा बतानी थी ना वो बता देता हूँ मैं अब आपको। एक सेकेंड, नेक्स्ट स्लाइड, कलर चेंज। अब जो मेरे को एक्स्ट्रा बताना था वो बताऊंगा मैं अब आपको, ठीक है। पहला पॉइंट, जो पॉलीमर होते हैं ना, अपने स्टार्टिंग में लिखा है पॉलीमर के बारे में देखेंगे। पॉलीमर क्या होते हैं, कई मोनोमर से मिलके बनते हैं, मोनोमर्स। तो पॉलीमर तीन टाइप के होते हैं। पहला नेचुरल, दूसरा सेमी सिंथेटिक एंड तीसरा सिंथेटिक। सिंथेटिक का एग्जांपल आ गया अपना नाइलॉन, बैकलाइट। नाइलॉन क्या फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर अपना। सेकेंड है सेमी सिंथेटिक, इसका एग्जांपल है सेलुलोज एसीटेट। नेचुरल में तो अपना क्या है, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ये सेलुलोज एंड स्टार्च। अब कुछ पॉलीमर होते हैं जैसे पॉली इथाइलिन, सॉरी पीवाई के तो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। पॉली इथाइलिन के बारे में मैं बता देता हूँ, लिखूंगा नहीं, बता देता हूँ, आप वॉइस से देख लेना, ठीक है। पॉली इथाइलिन एक पॉलीमर होता है जो सबसे कॉमन प्लास्टिक होता है जो पैकेजिंग के लिए यूज किया जाता है, जैसे प्लास्टिक बैग, बोतल, प्लास्टिक फिल्म्स और केबल जैकेटिंग के लिए भी यूज करे बनाने में यूज किया जाता है क्योंकि बढ़िया इंसुलेटर होता है। नेक्स्ट है पॉलीस्ट्रीन। पॉलीस्ट्रीन ये क्या होता है, सिंथेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पॉलीमर। ये मोनोमर स्टाइरीन से बना होता है, ये थर्माकोल में यूज होता है। थर्ड है पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है जो कि वाइड वैरायटी में इसका एप्लीकेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पीवीसी। पीवीसी आपने पाइप सुना होगा, पीवीसी केबल सुना होगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि वर्ल्ड का थर्ड मोस्ट वाइडली प्रोड्यूस सिंथेटिक प्लास्टिक पॉलीमर है, ठीक है। और नेचुरल रबर क्या होता है, नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। एक होता है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड कार की बैटरी में यूज किया जाता है। एंड प्लास्टिक दो टाइप का होता है, ये बता ही देता हूँ, मैं लगे हाथों। थर्मो प्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक ये रीयूजेबल होता है और हीटिंग करते हैं तो इसको सॉफ्ट हो जाता है और रीशेप दिया जा सकता है, जैसे पॉलीथीन हो गया। थर्मोसेटिंग क्या होता है, ये हार्ड होता है और इनको रीशेप नहीं किया जा सकता, एग्जाम्पल है बैकलाइट, ठीक है। एक तो ये पॉइंट था। एक सेकंड, जो मैंने अलग पॉइंट थे ना वो मैंने कॉपी में साइड में लिख लिया कि ये बच्चों को दूर उठाना है, तो एक सेकंड देख लेता हूँ उनको। एसिटाइलिन गैस क्या होती है, लीनियर शेप होती है, कलरलेस होती है, गैस फील्डिंग में यूज करी जाती है, ठीक है। ये याद रखना आप। एंड वाटर को अपन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं क्योंकि वो डिसइंफेक्ट की तरह काम करने लग जाता है। एक हिग, हाँ ये हिगस
बोसोन। ये क्या है? गोल्ड पार्टिकल बोला जाता है इसको, क्या? गोल्ड पार्टिकल। ये एक्सप्लेन करता है मास का ओरिजिन कहाँ से होता है। ठीक है। और क्वार्ट्ज साइकिल, हार्डिंग बता दिया मैंने, ये भी सब भी बता दिया है, एनोडाइजिंग बता दिया, और भी बता चुका हूँ, अलॉय भी बता दूँ। हाँ, मेटलॉइड, मैंने बोला था मैं एक मेटलॉइड बताऊंगा, मेटेलॉइड, जो कि मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनता है। इसका एग्जाम्पल देखो अभी आप। पहला टेल्यूरियम, दूसरा सिलिकन एंड जर्मेनियम। इनके यूज बताऊंगा कहाँ का होता है, ये पीवाई क्यों पूछे तो बता रहा हूँ। एंटीमनी, आर्सेनिक, बोरोन। जो टेल्यूरियम ये सोलर पैनल में यूज होता है, एक अलॉय होता है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो कंप्यूटर चिप्स, सेमीकंडक्टर, इनमें यूज होता है। एंटीमनी यूज होता है फायर रिटार्डेंट मिनरल्स। आर्सेनिक यूज होता है पेस्टिसाइड एंड सेमीकंडक्टर में। और बोरोन यूज होता है बोरोसिलिकेट ग्लास एंड डिटर्जेंट में। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी केमिस्ट्री वन शॉट। उम्मीद रहेगी आपको समझ में आएगी। लास्ट क्लास भी काफ़ी बच्चों ने देखी है, बोला कि सर केमिस्ट्री और फिजिक्स, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी कब आएगी। केमिस्ट्री की आज की तारीख में, इकोनॉमी भी 2-3 तारीख को दोनों अपलोड हो जाएगी आज। तो ज़रूर देखना, कमेंट में बताना कि अगली क्लास आपको चाहिए कि नहीं, और प्लीज़ सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि और दोस्तों की भी, भाइयों बहनों की हेल्प हो सके। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, और अपनी अच्छे से प्रिपेयर करते रहो।